नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशु जैन लेके आया हूँ आपके सामने आज एक और नया सेशन। दोस्तों, आज हम कुछ टिप्स और कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें पता लगेगा कि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जब किसी को समझाते हैं, बताते हैं और काम करते हैं तो हम बताते तो सही हैं, समझाते भी सही हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें एक डिमोरलाइजेशन फील होता है कि हम जिस ढंग से करना चाह रहे हैं उस ढंग से वो हो नहीं पा रहा, जिस ढंग से हम समझा रहे हैं सामने वाले समझ नहीं पा रहे। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स कि किस ढंग से हमें सामने वाले को समझाना है, बताना है, क्या काम हमें करने हैं, क्या काम हमें नहीं करने हैं। आज कुछ इन बातों पर रोशनी डालते हैं। होता क्या है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक नंबर्स का खेल है। अब नंबर्स का खेल कैसे? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम 10, 15, 20 लोगों को बुलाते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, कॉलिंग करते हैं और उसके बाद कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं और हमें उसमें ये लगता है कि हम अपने अपने एक डिमोटिवेशन हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। अपने आप में हमारे अंदर एक नकारात्मक भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मैं कर तो बहुत अच्छे से रहा हूँ मगर हो नहीं रहा। तो 10, 15, 20 लोगों को जब आप बुलाते हैं तो उस चीज़ के ऊपर हमें थकना नहीं है। बेसिकली इस इंडस्ट्री में लोग 3 तरह से होते हैं। 3 तरह के लोग आपको इस इंडस्ट्री में मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो लॉटरी माइंडसेट के साथ कुछ लोग आते हैं, यानी जुआरी किस्म की सोच जो लोग रखते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। उनको क्या लगता है कि ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया और मेरी लॉटरी लग गई है, अब मैं 2-3 लोगों से बात करूंगा, अगर वो काम कर लेंगे तो ठीक है और नहीं करेंगे तो वो लोग फिर काम नहीं करते, डिमोरलाइज होकर बैठ जाते हैं। दूसरी जो किस्म इसमें आती है, दूसरे लोग आते हैं इमेच्योर लोग। इमेच्योर लोग क्या होते हैं कि वो बिल्कुल इस फील्ड से वाकियत नहीं रखते, बिल्कुल नए होते हैं। और जो बिल्कुल नए लोग आते हैं वो थोड़ा सा प्रयास करते हैं, थोड़ी सी भागदौड़ करते हैं। थोड़ी सी भागदौड़ करने के बाद 15, 20, 25 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, प्लान्स भी करवाते हैं, फॉलोअप का प्रयास भी करते हैं, प्रेजेंटेशंस भी करने का प्रयास करते हैं और 15-20 लोगों में से कुछ लोग उनके साथ आ भी जाते हैं, मगर क्योंकि वो अभी खुद एजुकेटेड नहीं थे इसलिए वो सामने वाले को भी एजुकेट नहीं करवा पाए। मैंने अपने लास्ट सेशन में भी एक बार डिस्कस की थी कि जो लोग फ्रेशर इंट्रोड्यूस होते हैं, जो फ्रेश लोग आते हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन का अभाव है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है कि लर्निंग इस इंडस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है कि हर व्यक्ति को ज़रूरत है। तो जब उन लोगों को एजुकेशन का अभाव होता है तो एजुकेशन के अभाव में वो उनको नहीं सिखा पाते, वो उनको ट्रेन नहीं कर पाते। अब जब वो उनको ट्रेन नहीं कर पाते तो होता क्या है कि वो लोग भी नेगेटिव हो जाते हैं, वो लोग भी ठंडे बैठ जाते हैं और हम लोग भी बैठ जाते हैं कि यार ये तो होने वाला काम है ही नहीं। और तीसरी तरह के जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आते हैं, तो वो हैं प्रोफेशनल लोग। तीसरी प्रकार के जो लोग आते हैं वो होते हैं प्रोफेशनल लोग। वो इस इंडस्ट्री को अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें पता है कि ये एक नंबर गेम है। और नंबर गेम कैसे है कि इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए नेटवर्क एक ऐसा शब्द है जो पूरे विश्व में किसी भी काम में किया जाता है, चाहे वो कम्युनिकेशन लाइन है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, कोई भी काम है उसमें नेटवर्क को प्रमोट किया जाता है, विद नेटवर्क काम किया जाता है। जैसे कि हमने बताया भी था, टाइम लिवरेज, जो मैक्सिमम टाइम काम होता है वो कैसे होता है, बहुत सारे लोगों का टाइम खरीदने के बाद उसकी टाइम लिवरेज बढ़ती है, उससे उसका मनी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं, एक 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, जब वो क्रिकेट खेलने की शुरुआत करता है, आपने और हमने भी की थी, तो जब वो क्रिकेट खेलने की शुरुआत करता है तो उसके अंदर पहली बार वो 10 बॉल खेलता है या 1 ओवर खेलता है। 1 ओवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 ओवर खेलता है और 1 ओवर में से कोई भी बॉल हिट नहीं कर पाता। फिर प्रयास करता है, फिर 1 ओवर खेलता है, फिर कोई बॉल हिट नहीं कर पाता। थर्ड टाइम फिर प्रयास करता है, 1 ओवर और खेलता है, फिर कोई बॉल हिट नहीं कर पाता। फोर्थ टाइम वो एक बॉल को हिट कर पाया, एक बॉल को बैट से टच कर पाया। फिफ्थ टाइम में वो 1 से 2 पर आ गया और ऐसे करते करते जब 10, 12, 15 ओवर वो खेल गया तो अब 6 डिलीवरी में से 4 या 5 डिलीवरी को वो एंगेज कर पा रहा था, टच कर पा रहा था, खेल पा रहा था। उसी ढंग से जब आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, डे 1 वो रेशो नहीं आता जो एक प्रोफेशनल के साथ आ जाता है। डे 1 क्या होता है कि आपने 10 प्रेजेंटेशन की है,
10 प्रेजेंटेशन में हो सकता है आपकी 1 या 2 मैच्योर हो या कोई मैच्योर ना हो। नेक्स्ट फिर हम 10 प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, फिर 10 पे जाते हैं, और धीरे 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 करते करते जब ये साइकिल घूमता जाता है तो इस साइकिल के घूमते घूमते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आप 10 में से 8 और 9 डिलीवरी हिट कर पाते हैं। और वो सब किस चीज़ से होता है? विद द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपके सीखने के प्रोसेस से ये चीज़ आपकी मैच्योर होती चली जाती है। तो इसलिए जो ये प्रोफेशनल कैटेगरी के लोग आते हैं ये इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो फ्रेशर भी आते हैं, अगर वो प्रोफेशनली इसको मूव करवाना चाहें तो उन्हें अपने लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और वो भी प्रोफेशनली इस चीज़ को डील कर पाएंगे। जब आप लगातार एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको एक बात समझ आ गई है कि आपको इस फील्ड में कैसे काम करना है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि जो एक फेलियर होता है, लूज़र होता है, वो एक काम को उतनी बार ट्राई भी नहीं करता जितनी बार एक विनर फेल हो चुका होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आप थॉमस एडिसन को देख सकते हो, राइट ब्रदर्स को देख सकते हो, ग्राहम बेल को देख सकते हो। नंबर ऑफ टाइम्स ये लोग फेल हुए। हम लोगों के अंदर 1, 2, 4 बार फेल होने के बाद उस फील्ड को बदनाम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि ये तो फील्ड ही बेकार है, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। हमारा ये सोच का एरिया बन जाता है और ये सोच का एरिया ही ऐसा होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो आगे बढ़ने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन तो लाना ज़रूरी है ही है, और साथ ही साथ हमें अपनी एजुकेशन में भी बढ़ोतरी करनी होगी। दिन प्रतिदिन 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 जितना हम अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे उतना हम इस चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। मगर जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ फीड हो जाती है कि यहाँ पर तू बहुत जल्दी लखपति बन जाएगा, बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएगा और तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो साहब, काम के करने या होने से पैसा आपको मिलता है। अगर आप कुछ नहीं करते और आप इस माइंडसेट के साथ आए हैं कि आपको बिना कुछ करे कुछ मिल जाएगा, तो आप गलत माइंडसेट प्रयोग कर रहे हैं। माइंडसेट यानी सोच। आपको अपनी सोच को ठीक करना होगा, उसमें परिवर्तन लाना होगा, सोचने के नज़रिए में परिवर्तन लाना होगा, तभी आपकी बढ़ोतरी हो पाएगी। यहाँ पर लोगों की एक और मनोधारणा भी बनी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे काम मुझे पसंद ही नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप एक बात को समझ के चलें कि अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, मगर फिर भी आप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आप किसी प्रोडक्शन यूनिट के मालिक हैं या उसके सुपरवाइज़र हैं या उसके एम्प्लॉय हैं, आपको उस प्रोडक्शन में हीटिंग बॉयलर्स के पास खड़े होना पसंद नहीं है, मगर आप खड़े होते हैं। आपको लेबर के साथ लेबर बनना पसंद नहीं है, मगर आप बनते हैं। आपने गन्ना उगाया, आप एक किसान हैं, गन्ना उगाने के बाद उसको काटना, छीलना, लादना और शुगर मिल तक छोड़ के आना आपको पसंद नहीं है, मगर आप वो करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो काम हम कर रहे हैं उस क्षेत्र में हमें सभी चीज़ें पसंद हैं, मगर फिर भी हम करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप ये क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे कि परिवार को चलाना है, परिवार को पालना है। अगर उसी परिवार को पालने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किसी ऐसे क्षेत्र में कर लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा प्रयास किसी ऐसे क्षेत्र में कर लें जहां से आपको मेहनत करने के बाद उचित दाम तो मिल ही जाए और साथ ही साथ आपकी पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स भी मिल जाए। पैसिव इनकम यानी बिना काम किए गए होने वाली इनकम। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर पैसिव इनकम चाहिए तो 1 साल एक्टिवली काम करना पड़ेगा। यानी हमारी जो संतान है, हम उसे 25 साल, 26 साल, 30 साल परवरिश करते हैं, पाल पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपने लायक इंसान बनाते हैं, और उसके बाद भी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमें सपोर्ट करेगा। मगर ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये पौधा ऐसा है, अगर आपने इसको 1 साल सींच लिया तो ये गारंटी है कि ये आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, ये आपको ज़रूर बैठा के खिलाएगा। यानी ये आपकी पैसिव इनकम का सोर्स 100% बन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ पर हमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान दे सकते हैं, हमें कुछ काम पसंद नहीं है, मगर अगर आप थोड़े से पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ जाएं तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जो करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे टाइम फ्रीडम, आपका टाइम आपके लिए पूरा फ्री है, आप जब चाहें काम करें और जब चाहें काम ना करें। जॉब की तरह कोई बाध्यता नहीं है, शॉपकीपर हैं तो शॉप की तरह बाध्यता नहीं है कि शॉप इतने बजे खोलनी है, कस्टमर आएगा। यहाँ पर आपके पास आपकी फैमिली के लिए समय है, आप जब चाहें फील कर सकते हैं, जब चाहें अपने परिवार को समय देना चाहें परिवार को समय दे सकते हैं, उसके लिए आपको किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, आप खुद के मालिक भी हैं, तो भी आप शॉप इस लालच में बंद नहीं कर पाते कि अगर मैं शॉप बंद करूंगा तो आज का कस्टमर मेरा खराब होगा। मगर यहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको टाइम फ्रीडम देती है, आप नहीं हैं तब भी वो काम कर पा रही है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, और कमियां दोस्तों सब में होती हैं, आप में भी है, मुझ में भी है। मगर कमियों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाना सीखेंगे तो हम जीवन में अवश्य तरक्की करेंगे। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल मुझे याद आ पा रहा है। एक बहुत फेमस बॉक्सर हुए मोहम्मद अली, वो कहा करते थे आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, यानी जो वो ट्रेनिंग करा करते थे, जो वो प्रैक्टिस किया करते थे, उसके हर एक मिनट से उन्हें नफरत थी। बट ही नेवर स्टॉप्ड, उन्होंने कभी भी उसे रोका नहीं। वो हर पल अपने आप को इस चीज़ से मोटिवेट कर लिया करते थे कि अगर ये ट्रेनिंग में जो तकलीफ़ हो रही है इसको आपने सह लिया, बर्दाश्त कर लिया, इस पल को आपने अगर इस तकलीफ़ के साथ भी जी लिया तो आपके आने वाला पल बहुत सुनहरा होने वाला है। तो इस बात का प्रयास उन्होंने हमेशा अपने दिमाग में रखा। अगर हम भी इस चीज़ का प्रयास करें कि आज अगर हमें सीखना पड़ रहा है या आज हम कोई भी चीज़ का प्रयास कर रहे हैं तो हमारी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ना लिखने के लिए भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? कि उनके आने वाली जीवन, उनके आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो जाए, वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। आप एक चीज़ को समझ के चलिए कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा आप सब लोग अपनी अपनी अपलाइन को खींच रहे होंगे कि सर आ जाओ, मेरा एक प्लान है, सर प्लीज़ आ जाओ, आज का दिन मुझे दे दो, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। और अपलाइन कहेगा कि सर मेरे भी प्लान हैं। अगर आपने ये जो ट्रेनिंग सेशंस आपको दिए जा रहे हैं इनको ध्यानपूर्वक सुन लिया, समझ लिया, सीख लिया, और अगर कोई भी प्रश्न पैदा होता है, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डालें, उसका उत्तर मैं आपको फिर से दूंगा। अगले सेशन में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइम मैनेजमेंट, जिसकी वैल्यू को हम नहीं समझ पाते। टाइम लीवरेज का कॉन्सेप्ट आपको लास्ट सेशन में समझाया था, बट टाइम मैनेजमेंट पे आप फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप टाइम की वैल्यू को समझ लें, वक्त की कदर करना सीख लें, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सबसे पहले अपना शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। बिजनेस को बनाने के लिए सबसे पहले अपना शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आप किन लोगों तक इस प्रेजेंटेशन को पहुंचाना चाहते हो, किन लोगों तक इस प्लान को पहुंचाना चाहते हो? आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट ही नहीं होती। कुछ लोगों ने कुछ व्यक्तियों की लिस्ट बना ली, हम कई बार बोलते हैं कि आपने लिस्ट बना लीजिए, तो वो अपने मोबाइल नंबर की फ़ोन बुक खोलते हैं, मोबाइल की फ़ोन बुक खोलते हैं और उसके अंदर जो भी नंबर आता है उसको लिखते चले जाते हैं, चाहे वो कोई प्लम्बर है, चाहे वो कोई कारपेंटर है, चाहे वो कोई भी है, और उस पर सीरियसली कभी काम नहीं करते। वो लिखते किस लिए हैं कि हमारा सीनियर हमसे पूछेगा कि हाँ जी आपने लिस्ट बनाई, तो हाँ जी हमने लिस्ट बनाई, ये देखो ये रही। सिर्फ अपनी अपलाइन को
इस बात को दिखाने के लिए कि आपने लिस्ट बनाई, आप उसको तैयार करते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आप ऐसा काम करके एग्जैक्टली किसके साथ चीटिंग कर रहे हैं? आप सिर्फ आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं और किसी के साथ आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप हमेशा भूल जाते हैं। आप कभी भी कोई शेड्यूल बनाते हैं, कोई डायरी के अंदर लिस्ट बनाते हैं, उसमें आपने प्रोस्पेक्टिंग कितनी करी, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कितना किया? नहीं करते हैं। अगर हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सुधर जाएंगी। अगर हम प्रॉपर जो लिस्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कॉल्स करनी शुरू कर दें, लोगों से मिलना शुरू कर दें, उन्हें प्रॉपर इनवाइट करना शुरू कर दें। इनविटेशन कैसा करना है ये मैंने अपने एक सेशन में आपको बताया है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजअप सेरेमनी। उस वीडियो को सुनिएगा जरूर। बहुत सारे लोगों से बात होती है, ट्रेनिंग सेशंस को लेकर बात होती है, तो वो मुझे कहते हैं सर जो आपने टाइम रखा है ना, ये टाइम एग्जैक्टली हमें सूट नहीं करता। सर प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। मगर एक और बात भी सत्य है कि कुआं अपनी जगह पर रहता है। अगर कोई प्यासा है, वो उस समय नहीं पहुंच पा रहा, तो वो उसके बाद भी उस तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है, मगर पहुंचेगा वही जो प्यासा होगा। जो प्यासा नहीं होगा वो नहीं पहुंच पाएगा। हम जीवन में जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मगर क्या कभी हमने और अच्छे बनने का प्रयास किया? क्या हमने कभी ये प्रयास किया कि हम में जो कमियां हैं हम उन कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं? हम नहीं करते, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी ही नहीं है। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, उन इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान दीजिएगा। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एक्टिव क्वालिफिकेशन टर्मिनोलॉजी। आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके प्लान के अंदर क्या एक्टिव क्वालिफिकेशंस हैं? जो आपका CDF का भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक्टिवली क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या आप करेंगे कि क्या हो जाएगा? इन चीज़ों को जानना, समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस किस स्टेप पर क्या क्या चीज़ करनी है। अगर इस चीज़ को अपने ध्यान में रखकर चलेंगे तो आप इसमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेकंड थिंग, एक और फैक्टर भी यहाँ पर आता है कि सपोज जो व्यक्ति आपको इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो भी फ्रेशर हो, उसे भी इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना पता हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को कनेक्ट करेंगे। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या होती है? आपका अपलाइन, उसका अपलाइन, फिर उसका अपलाइन, फिर उसका अपलाइन, फिर उसका अपलाइन, टॉप अपलाइन तक, जहाँ तक भी आपको नॉलेज मिलती हो वहाँ तक आप अपने रिलेशन बिल्ड करें। अगर आप वहाँ तक अपने रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति ने आपको इंट्रोड्यूस किया वो नया है और उसको जिसने इंट्रोड्यूस किया वो भी नया हो, मगर कोई तो एक्सपीरियंस भी होगा। आप जो एक्सपीरियंस है हम उसके साथ काम कर सकते हैं, उससे नॉलेज ले सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और आप बिल्कुल स्टार्टअप में हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो फिर सिस्टम तो है। अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान ऑल्सो। जब तक आप प्लान प्रेजेंटेशन अपने लेवल पे नहीं करना सीखोगे तब तक बिजनेस की स्पीड नहीं आ पाएगी। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का पहिया किसी और के हाथ में, स्टीयरिंग किसी और के हाथ में, कोई और स्टीयरिंग घुमा रहा है, तो आप अपनी मनचाही मंजिल पे अपने समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप रास्ता जानते हैं कि ये रास्ता शॉर्टकट है, यहाँ से आप अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे, तो अवश्य आप जल्दी पहुंच जाएंगे।
मगर आप अगर उस बात को नहीं जानते तो आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे जल्दी, क्योंकि अब आपकी अपलाइन को टाइम होगा तो आपका काम होगा। अगर आपकी अपलाइन को टाइम नहीं है, वो कहीं व्यस्त है, तो आपका काम भी अटक जाएगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपका काम ना अटके और एक्टिवली वो मूवमेंट में आता रहे, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन की खुद जानकारी रखनी होगी। उसका भी हमने वीडियो बना के डाला, आप सर्च करेंगे करियर ड्रीम फाउंडेशन पे तो आपको प्लान प्रेजेंटेशन का लिंक मिल जाएगा। आप कंप्लीट प्लान को समझ सकते हैं। आप उस वीडियो की हेल्प से प्लान दे भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, मगर उसको समझना होगा, सुनना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं समझेंगे, आप किसी को बताने में भी असमर्थ हैं। तो इसलिए उस चीज़ की नॉलेज खुद प्राप्त करनी होगी, खुद इन चीज़ों को सीखना होगा। और किसी भी वीडियो में मेरे दोस्त कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसा सवाल हो जो कि हल ना हो पाए, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। आई एम ऑल्सो योर टीम लीडर, और एक टीम लीडर की हैसियत से आपको यथासंभव जो भी प्रयास होगा मेरा, उसे संपूर्ण रूप से आपकी समस्याओं को हल करूंगा। मगर एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा सीखने के लिए, तो मैं 2 कदम आगे बढ़ा सकता हूं सिखाने के लिए। मगर किसी लाश को ढोना किसी के लिए संभव नहीं होता, मेरे लिए भी नहीं है और आपके लिए भी नहीं है। तो इसलिए उस प्लान की नॉलेज खुद रखें, उन चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करें कि किस ढंग से ये चीज़ें काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टाइम पर जो ट्रेनिंग्स हैं उनको लेना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमारी बेटरमेंट के लिए ही की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेनर्स हैं या ओनर्स हैं, उनके पास तो ये चीज़ है, ये ट्रेनिंग है, ये नॉलेज है, और वो भी ये नॉलेज अपनी माँ के गर्भ से सीख कर पैदा नहीं हुए थे। जैसे आज आप ये नॉलेज ले रहे हैं, वैसे उन्होंने भी ये नॉलेज ली है। तो इसीलिए नॉलेज को लेने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए आवश्यक है और ये हमें करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बता सकते हैं आप कि कोई भी चीज़ कितनी बार बनाई जाती है? ताजमहल कितनी बार बना? कुतुब मीनार कितनी बार बना? लाल किला कितनी बार बना दिल्ली का? बताइए, आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर करें। एक बार। यहां मैं आपको थोड़ा सा आपकी थ्योरी को चेंज करता हूं। कोई भी चीज़ 3 बार बनी, ताजमहल भी 3 बार बना, लाल किला भी 3 बार बना, कुतुब मीनार भी 3 बार बना। कोई भी चीज़ है, आपका घर भी 3 बार बना। आपने जो गाड़ी ली वो भी 3 बार ली। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे? सबसे पहले कोई चीज़ बनती है आपके ब्रेन में। ताजमहल जब बना, पहले दिमाग में एक आइडिया बना। लाल किला जब बना, पहले दिमाग में एक आइडिया बना। कुतुब मीनार जब बना, दिमाग में एक आइडिया बना। आपका जब घर बना, आपने बनाया या आपके पिताजी ने बनाया या आपके दादाजी ने बनाया, पहले उनके दिमाग में वो घर बना होगा कि हाँ, मुझे एक घर बनाना है या मुझे एक गाड़ी लेनी है। दूसरी बार वो पेपर पे बना। ये प्रोजेक्ट जो बना, ये भी 3 बार बना। पहले हमारे दिमाग में बना, फिर उसे पेपर पे बनाया गया। मकान का नक्शा बनाया जाता है, गाड़ी के लिए लोन फॉर्मेलिटी या पेपर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। कोई भी भवन का निर्माण आप करेंगे तो आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाएंगे। पहले टाइम में, जिस टाइम लाल किला बना, उस टाइम भी शाही नक्शा नवीस हुआ करते थे। और थर्ड टाइम ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बनता है। कोई भवन का निर्माण जमीन पर होता है, गाड़ी लेने के लिए आप शोरूम जाते हैं, ये तीसरा प्रोसेस होता है।
तो कोई भी चीज़ कितनी बार बनती है? 3 बार बनती है, राइट? 3 बार एक चीज़ को बनाया जाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। कितनी बार बनती है? 3 बार। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं जिनको आप फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा होता है। कोई भी चीज़ की प्लानिंग सबसे पहले दिमाग में की जाती है। बहुत सालों पहले एक आदमी ने प्लान किया था कि मैं इंडिया में पानी बेचूंगा और इंडिया के लोग उसे क्या कहते थे कि तू बेवकूफ़ है। यहाँ के लोग तो इतने दयालु हैं कि मुफ्त में प्याऊ लगा देते हैं। इतने दयालु हैं कि अगर घर पर कोई आ जाए, घर की चौखट पर कोई अनजान आदमी भी आ जाए तो उससे भी पानी पिला देते हैं। और वो कहता था कि मैं दूध से महंगा पानी बेचूंगा। आज आप देख लीजिए, बिस्लेरी है, दूध से महंगा पानी बिक रहा है। तो सिर्फ एक सोच। सुशांत सिंह के बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने MS धोनी में और फिर छिछोरे में भी काम किया। MS धोनी में महेंद्र सिंह धोनी का उन्होंने रोल निभाया। किसी भी आदमी को किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने ड्रीम्स को क्रिएट करना पड़ता है। आप अपने ड्रीम्स को जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं। आप मुझे इस 1 मिनट में अपने ड्रीम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया सुशांत सिंह। इन्होंने भी अपने ड्रीम्स की एक डायरी बना रखी है। आपको भी अपने ड्रीम्स की डायरी बनानी है। अपने ड्रीम्स को चार्ट पेपर पे बनाइए। पॉसिबल हो सके तो उसका फिजिकली प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या मार्केट से अपने ड्रीम्स का पोस्टर ले लीजिए। जब तक ड्रीम्स नहीं होंगे तब तक कामयाबी की तरफ पैर नहीं बढ़ेंगे। सीखना बंद तो जीतना बंद। सबसे पहले सीखना होगा। अब क्या सीखें और क्या ड्रीम बनाएं? बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि ड्रीम बनाएं तो बनाएं क्या। बस जी, हमारा तो ड्रीम एक है, पैसे बहुत सारे कमाने हैं। मगर कैसे? सोचने मात्र से अगर आदमी अमीर हो जाता, सोचने मात्र से अगर पैसे कमाए जा सकते तो कोई भी कमा लेता। काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मगर सोचने मात्र से नहीं होता, करने मात्र से होता है। तो अब करें कैसे? चलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आपकी सोचने में मदद करता हूं। आप 5 कॉलम बनाइए अपनी डायरी में। 5 ड्रीम्स के 5 कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम बनाइए जिसमें आप लिखिए कि बिजनेस वाले फील्ड में आपको क्या करना है। आपकी कितनी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कितने लोगों का टीम साइज होना चाहिए। आज तक आपके बर्थडे होते हैं, आपके बर्थडे के ऊपर आप अकेले बर्थडे मनाते हैं या आपकी फैमिली या आपके कुछ खास यार दोस्त आपके बर्थडे पे आपको विश करते हैं या आप कोई पार्टी देते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स आते हैं। क्या हो उस बर्थडे पर जब आपके बाहर, घर के बाहर आपकी टीम के 1000 लोग, 1000 एसोसिएट्स एक फूल का गुलदस्ता लेके खड़े हों कि सर हैप्पी बर्थडे। उस मोमेंट को जीना और फील करना सीखिए। मुझे तो ये मोमेंट अगले महीने मिलने वाला है। अगले महीने मेरा बर्थडे है। हो सकता है आप में से भी किसी का हो। तो अगर इस मोमेंट को आप एंजॉय करें, इस मोमेंट को आप इमेजिन करें तो बहुत मज़ा आएगा।
बिजनेस वाले कॉलम में देखिए कि कितने घंटे आप फ्री में खरीद पा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप अपना टाइम सेल करते हैं 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, तो उसके अगेंस्ट कॉर्पोरेट आपको एक सैलरी देता है। आपको अपनी टीम को सैलरी नहीं देनी, साथ देना है। उनकी ग्रोथ होगी, आपकी अपने आप हो जाएगी। सेकंड एक कॉलम बनाइए फैमिली। फैमिली के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो फैमिली में आपके फादर ने करने के लिए सोचे मगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए। लिस्ट बनाइए कि वो आपको करने हैं। क्या ऐसे काम आपको करने हैं जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको करने जरूरी हैं। रिच डैड पुअर डैड में आपने देखा होगा कि पुअर डैड अपने कुछ बिल्स छोड़ के गए थे जिनका भुगतान अभी बाकी था, और रिच डैड इतनी संपत्ति छोड़े गए थे कि सोशल ट्रस्ट, चर्च और उनकी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वो बिलियन ऑफ डॉलर छोड़े गए थे। तो अब ये आपने देखना है कि आपको अपनी फैमिली के लिए बिल छोड़ के जाने जिनका भुगतान बाकी हो, या बिलियंस ऑफ डॉलर्स संपत्ति और उनके लिए एक अच्छी शिक्षा। जब तक अच्छी शिक्षा हमारे पास नहीं होती ना दोस्तों, हम अपने बच्चों को भी नहीं दे पाते। विश्वास नहीं आता तो उन माँ बाप से पूछ लीजिएगा जो शिक्षित नहीं हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता उनका बच्चा पढ़ क्या रहा है, परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, क्योंकि आपके बच्चों को भी ये पता लग जाता है कि आप अधिक शिक्षित नहीं हैं, और फिर वो आपको कह देते हैं कि आपको क्या पता कि ये कितना मुश्किल होता है। क्योंकि हम शिक्षित नहीं हैं इसलिए वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। मगर अगर आप इस क्षेत्र में भी शिक्षा ले लेंगे तो एटलीस्ट आप उनको समझाना और सही चलना ज़रूर सिखा देंगे। तीसरा पॉइंट फिर आ जाता है हेल्थ। हेल्थ के बारे में सोचिए, आपकी फैमिली की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आपने उनकी हेल्थ के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स करके रखे हुए हैं। ऑल ऑफ सडन जीवन का कोई भरोसा नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए। तो ऑल ऑफ सडन को ऐसी परिस्थिति हो तो क्या अरेंजमेंट्स है। आज मेरी किसी से फ़ोन पे बात हो रही थी तो उस सज्जन ने मुझे बताया कि सर प्रोजेक्ट समझ आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, सच्चा भी लगता है, करने की इच्छा भी होती है, मगर वो कहता भी व्यवस्था नहीं है। किस चीज़ की व्यवस्था नहीं है? पैसों की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों ये सिर्फ आपकी ट्रेनिंग का अभाव है कि आपसे उसने ऐसा प्रश्न किया और आप चुप हो गए। मैंने उनसे पूछा कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो आपने क्या कहा। उन्होंने कहा जी बस जब उसने कह दिया कि फैमिली में मजबूरी है, और मुझे भी पता है, मैं उसका काफ़ी नज़दीकी हूँ कि हाँ उसकी फैमिली में कुछ मजबूरियाँ हैं, इसलिए मैंने भी उसे आगे कुछ नहीं कहा। मैंने उसी सज्जन से एक सवाल किया कि भाई सपोज करो कि उसकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि 2 लाख रुपए जमा करवा दो, इसके ट्रीटमेंट तब शुरू होगा, तो वो क्या करेगा? बोला जी 2 लाख रुपए जमा करा देगा। 5900 रुपये एडमिशन के लिए नहीं है, संभव नहीं हो पा रहा, मगर 2 लाख रुपए हो जाएंगे। प्रायोरिटीज। जिंदगी बचाने के लिए पैसा आ सकता है, जिंदगी बनाने के लिए नहीं आ सकता। डॉक्टर्स को देने के लिए आ सकता है, टीचर्स को देने के लिए नहीं आ सकता। तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए शिक्षा एक इतना बड़ा शस्त्र है जिससे हम अपने जीवन के अंधकार को दूर कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ड्रीम और बनाना है, फाइनेंशियल सिचुएशंस। जब इतनी सारी तकलीफ आ रही है हेल्थ के अंदर, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी एक ड्रीम कॉलम बनाओ कि फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी होनी चाहिए, क्या संपत्तियां आपके पास होनी चाहिए जो आपके लिए काम करें। आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे, 5th पॉइंट, 5वां ड्रीम, आपकी पर्सनल ग्रोथ।
कि जीवन में किस हाइट तक आपको जाना है, किस ऊंचाई तक आपको जाना है, ये बात आपको तय करनी होगी। क्योंकि सपना आप देख रहे हैं, निर्णय आप देख रहे हैं, तो उसे आगे बढ़ने का प्रयास भी आपको करना होगा। एक मैंने मूवी देखी थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसके अंदर गोविंदा होता है और एक एक्टर और होता है, मुझे उस एक्टर का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो वो जो दूसरा एक्टर होता है वो गोविंदा को बोलता है कि गोविंदा ये सोचकर शादी करता है अनुपम खेर की बेटी से कि वो भी घर जमाई बन जाएगा और वो भी अमीर बन जाएगा। तो वो जो दूसरा घर जमाई होता है, जो गोविंदा से बड़े वाला दामाद होता है, वो गोविंदा को सवाल करता है, क्यों बे 2.5 दिन के सुल्तान लुट गई तेरी रियासत? क्यों बे 2.5 दिन के सुल्तान लुट गई तेरी रियासत? अब गोविंदा बहुत बड़ा नेटवर्कर होता है। अब वो सोचता है कि वो हार तो गया, मगर हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उसने कहा जो चीज मैं लेने आया था वो चीज तो मैं लेके जा रहा हूं, राजपाल जी का नाम। जो चीज मैं यहां लेने आया था वो चीज मैं यहां से लेकर जा रहा हूं, राजपाल जी का नाम। और रही बात दौलत की, तो बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है। इस पूरे शहर में जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो मेरा होगा। इस पूरे शहर में जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो मेरा होगा। नाम लिया था उसने कुछ, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। उदाहरण के तौर पे नाम ले लेते हैं राजू, कि शहर में जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राजू का होगा। लाल बत्ती में जो सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राजू की होगी, और राजू मैं हूं। इस शहर में जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो भी राजू का होगा, और राजू मैं हूं। तो इस दृढ़ निश्चय के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर ड्रीम्स को टाइम टाइम पर चेक करना चाहिए, समय समय पर ये बदलते भी हैं। आज आपका ड्रीम कुछ और हो सकता है। कुछ दिन पहले मुझसे एक एसोसिएट बात कर रहे थे, सर जब इस प्रोजेक्ट को सुना था तब ये लग रहा था कि इतना बड़ा है कैसे होगा, और आज ये लगता है कि सिर्फ इतना सा, इसके बाद क्या करना है। तो समय समय पर हमारा ड्रीम्स का प्रोसेस बदलता रहता है। अब वो जो ड्रीम का प्रोसेस बदलता है, उस ड्रीम के प्रोसेस को ठीक करने के लिए हम उसको दोबारा लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे हमें कहीं जाना है, हमें यहाँ से लखनऊ जाना है, तो हम क्या करेंगे, गूगल मैप के अंदर डेस्टिनेशन भर देंगे लखनऊ, और हम हर 15-20 मिनट के बाद एक बार चेक करते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हम चेक करते रहते हैं। उसी प्रकार जब आपने अपने ड्रीम्स को लिखा, अपने ड्रीम्स को इमेजिन किया, अपने ड्रीम्स को फील कर रहे हैं, उसको फील कीजिए। मान लीजिए कोई गाड़ी आपका ड्रीम है, तो उस गाड़ी का एक बड़ा सारा पोस्टर अपने बेडरूम में, जहां पे आप सो के उठे सबसे पहली नजर आपकी जिस दीवार पर पड़ती है उस दीवार पे लगा दें। आपने कोई बंगलो सोचा, उस बंगलो की एक पिक्चर बना के लगा दें। आप उस शोरूम में जाएं, कोई भी गाड़ी जो आप पसंद कर रहे हैं, सपोज स्कॉडा फैबिया आप यूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो स्कॉडा के शोरूम में जाए, उस फैबिया गाड़ी में बैठ कर देखें, उस फैबिया की टेस्ट ड्राइव लेके देखें, महसूस करें उसे, उस फील को महसूस करें, तो वो आपके सपने को पूरा करने में और सहायक होगी। महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। लोग हंसेंगे भी आपके ऊपर, जैसे गोविंदा का साडू हंसा था, क्यों बे 2.5 दिन के सुल्तान लुट गई तेरी रियासत, वैसे लोग आप पे भी हंसेंगे, कोई बात नहीं। जब लोग आपको पागल कहना शुरू करते तो सोच लेना कि आप कामयाब हो गए, क्योंकि पागल का मतलब है जो अपनी गल को पाले वो पागल होता है। यानी जो अपनी बात को पाले, जो अपने मकसद को पाले, लोग उसे पागल कहते हैं। थॉमस एडिसन की भी जब लैब में आग लगी थी और वो सड़क पर नाच रहा था, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, तो लोग कह रहे थे बुढ़ा पागल हो गया, सरक गया। मगर उसकी लैब में आग लगी थी दोस्तों, दिमाग में आग नहीं लगी थी, वो फॉर्मूला उसके दिमाग में था। तो मज़ा उस दिन आएगा जिस दिन लोगों की तालियां, लोगों की गालियां आपकी तालियों में बदल जाएंगी।
तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो आप असफलता का मुंह देखेंगे। हम जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम बहुत बड़ी 5 गलतियां कर लेते हैं। 5 गलतियां बहुत बड़ी। पहली गलती करते हैं, लाइन अप हाइपिंग ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, यानी अपने प्रोस्पेक्ट से झूठ बोलते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, सही बात से उसको अनभिज्ञ रखते हैं। ऐसा कभी ना करो, ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। सही बात बताओगे, सही बात एक रहती है, एक बार बताओगे तब भी वही बात रहेगी, और 10 बार बताओगे तब भी वही बात रहेगी। मगर गलत बताओगे तो खुद भी भूल जाओगे किसको क्या बोला था। सेकंड थिंग, आइडेंटिफाई एडिफाइंग द प्रोस्पेक्ट। हम अपने प्रोस्पेक्ट को एडिफाई करते हैं। एडिफाई मतलब बड़ा चढ़ा के बताते हैं अपनी अपलाइन, जिससे हमें प्लान करवाना है। जैसे हमारी अपलाइन आती है, हम शुरू हो जाते हैं, सर ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनका बहुत बड़ा सर्कल है, अगर ये जुड़ गए तो ये आग लगा देंगे। बॉस, आपकी अपलाइन वो कुआं है जिसके पास वो बड़ा आदमी यानी प्यासा अपनी प्यास बुझाने आया था। उसे आपके प्रोजेक्ट को जानना था, इसलिए वो आया था। तो अपनी अपलाइन को भी रिस्पेक्ट दें। मैं ये नहीं कहता अपने प्रोस्पेक्ट को रिस्पेक्ट ना दें, बिल्कुल दें, मगर अपलाइन को भी रिस्पेक्ट दें। अगर अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो भी ये सोचेगा कि हाँ ठीक है, किसी ऐसे आदमी से मिलवा दिया था, क्योंकि आपने अपलाइन के बारे में कुछ नहीं बताया, आपने उनकी टेस्टिमोनियल्स नहीं बताई, आपने उनकी अचीवमेंट नहीं बताई, आपने उनकी मेहनत के बारे में नहीं बताया, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी उस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता। तीसरी एक गलती हम कर लेते हैं, वन मैन आर्मी। हम क्या सोचते हैं, डाउनलाइन को ट्रेनिंग्स ना दिलवाओ, ट्रेनिंग नहीं ले रही तो ध्यान ना दो, वन मैन आर्मी बन के रहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग भी हम करेंगे, इनविटेशन भी हम करवा देंगे, प्लान प्रेजेंटेशन भी हम कर देंगे, फॉलोअप भी हम कर देंगे, एडमिशन की फ़ीस भी हम उठा लाएंगे, एडमिशन करके इन्फॉर्म भी उसे कर देंगे, सब काम हम कर देंगे। इस चीज़ से बाहर आओ, अपनी टीम को ट्रेन करो कि वो भी इन कामों को करे। आप एक टीचर की भूमिका निभाओ, सिखाने की भूमिका निभाओ। आप प्लान 2 बार 4 बार 5 बार दो, उससे ज़्यादा मत दो। उसके बाद अपनी डाउनलाइन के साथ जाओ, 6ठी बार जाओ। अब आपके प्लान में 2, 3 या 4 पार्ट हैं, तो एक पार्ट उनको दो कि सर आज आप ये एक पार्ट आप दो, इसके बाद के 2 पार्ट या 3 पार्ट जो बचेंगे वो मैं दूंगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद अब उन्हें 2 पार्ट की जिम्मेदारी दो, फिर 3 की दो, फिर 4 की दो, तभी तो वो ट्रेंड होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो कभी भी ट्रेंड नहीं होंगे और वो हमेशा आप पे डिपेंड रहेंगे। तो आप एक्टिवली जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, पैसिव इनकम नहीं आ पाएगी। एक सोच और होती है, डाउनलाइन क्या सोचता है, अपलाइन अर्निंग बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स। अपलाइन जो पैसा कमाती है वो उनकी मेहनत के बदौलत कमाती है, यानी मैं मेहनत करूंगा तो मेरी अपलाइन पैसा कमा रही है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपके दिमाग में। आपको कौन लाया? आपकी अपलाइन। तो यानी वो तो आपसे पहले भी काम कर रहा था, और आप काम नहीं करोगे वो तो भी काम करेगा। और जैसा मानसिक स्थिति आप अपनी बनाओगे वैसी स्थिति आपकी टीम की बन जाती है। कल को आपकी भी डाउनलाइन बननी है। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी। तो जैसा आप अपनी अपलाइन के बारे में सोचेंगे, आपकी डाउनलाइन भी वैसा ही आपके बारे में सोचेगी। तो इस सोच के नज़रिए को ठीक करना पड़ेगा। जो बोओगे वही काटोगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। होल्डिंग ऑन पास्ट फेलियर्स।
हम अक्सर अपने जीवन के खट्टे अनुभव याद रखते हैं। हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, नया काम शुरू किया। शुरुआत में कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं, हाँ लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सक्सेस नहीं हो सकता। तो इस मनोधारणा को आपको बदलना होगा। आपको अपने फेलियर से सीखना होगा कि क्या ऐसे काम थे जिसकी वजह से आप फेल हुए, और उनको अब क्या ऐसे काम में परिवर्तित करना होगा कि आप फेल ना हो। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। अगर पुराने खट्टे अनुभव को लेकर उसी पर चलते रहोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि पुराने अनुभव को दरकिनार करके चलना पड़ेगा। एक और मिस्टेक हम करते हैं, फॉलोअप। फॉलोअप किसी भी प्रोस्पेक्ट का 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, हम वो नहीं करते। लोहा जब गर्म हो, हथौड़ा तभी मारने का फायदा होता है। अगर लोहा ठंडा हो जाए तो उसे फिर से तपाना पड़ेगा, फिर से भट्टी में जलाना पड़ेगा और फिर हथौड़ा मारना पड़ेगा। यहाँ पर लोहा क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट है। आपने उसे जितनी भी बातें बताई 100% तो उसे समझ में आई नहीं, मगर जितनी समझ आई वो 24 घंटे के बाद वो भी जाती रहेंगी। तो इसीलिए फॉलोअप करना बहुत आवश्यक है। फॉलोअप में जो भी उसको समस्याएं दिखी हैं आपके प्रोजेक्ट में, या कोई भी चीज़ ऐसी है जहां उसके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न जनरेट हुई है, उसको ठीक करना आपका कर्तव्य है। उसको आप ठीक कर पाएंगे। अगर आप सोच के चलेंगे कि आपको ठीक करना है तो बिल्कुल कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं, हमने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, प्लान प्रेजेंटेशन कर ली, फॉलोअप कर लिया, वो हमारे साथ जुड़ भी गया, उसका एडमिशन भी हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओनली टेलीफोनिक इंस्ट्रक्शंस आफ्टर ज्वाइनिंग। जब उसका एडमिशन आपके पास आ गया, अब हम उससे मिलते नहीं। अब हम उसे टेलीफोन में बताते हैं कि फलानी जगह मीटिंग है, आप आ जाना, वहाँ सेमिनार है, उतनी तारीख को आप आ जाना, ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। मगर जिस दिन उसका एडमिशन हुआ, अगर अगला दिन आप अपने उसके साथ लगा लें तो उसको क्या लगता है कि आप वाकई उसके जीवन को बदलना चाहते हैं। जब आप उसके पास जाएं, आप उसको सिस्टम के बारे में बताएं, आप उसकी लिस्ट शुरू करवाएं बनानी, आप उसके साथ कुछ समय लगाएं, उसको कुछ वीडियोस के लिंक सेव करवाएं, एक ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बताएं, और टाइम टू टाइम उससे चाहे रेगुलर सेशन जैसे सेमिनार में मिलें। मगर इमीडिएट जब आपने उसका एडमिशन करवाया, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर उसको फिर एक बार ज़रूर मिलना है, फिर सिस्टम के बारे में उसको बताना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी समय लगे वो लगाना है, ताकि उसको ये ना लगे कि सिर्फ उसका एडमिशन लेने के लिए आप बार बार चक्कर काट रहे थे, बार बार उसको फ़ोन कर रहे थे, और अब एडमिशन मिल गया तो काम खत्म। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, और उसको ऐसा ना लगे, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। एक और बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हम होम मीटिंग करते हैं, हम किसी के घर जाके करते हैं, या हमारे घर हम किसी को बुलाते हैं, तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, अड़चनें बहुत आती हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं होम मीटिंग डिस्ट्रैक्शन का। आपने किसी को बुलाया प्रेजेंटेशन के लिए, और अब प्रेजेंटेशन के साथ साथ चाय और बिस्किट आ गए, या कुछ स्नैक्स आ गए, चाय के साथ समोसा आ गया। अब सामने वाले का मोर देन 50% ध्यान चाय, समोसे और बिस्किट में चला गया। जबकि होना क्या चाहिए कि अगर कोई आया तो उसे पानी पिलवाइए, उसके साथ रिलेशनशिप, उससे कैजुअल टॉक शुरू कीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन पे आ जाइए। और उसे एक बात और कहिए कि सर प्लीज़ हमें आधा घंटा या 1 घंटा ये प्रोजेक्ट डिस्कस करना है,
तो आप अपना फ़ोन या तो फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए या साइलेंट डाल दीजिए, और आप अपना फ़ोन भी उसी प्रक्रिया में फ्लाइट मोड पर डाल दें या साइलेंट पर डाल दें, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा वो भी डुप्लीकेट कर जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। और ये नहीं पता बॉस कि सामने वाले को क्या एक बात अप्रोच कर जाए, एक सिंगल बात अप्रोच कर जाए। तो इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन को, इस अड़चन को आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी गलती, आप क्या करते हैं, हमेशा उनके प्रोफेशन के बारे में बुरी बातें बोलने लगते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कमाते हो, क्या करोगे, ऐसे जिंदगी निकल जाएगी। नो, सामने वाला क्या सोचने लगता है कि आपने उसको बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। आप उसको उसके प्रोफेशन के बारे में कभी गलत मत कहो। वो जॉब कर रहा है या ट्रेडिशनल कोई बिजनेस कर रहा है, आप गलत मत कहो, मगर उसे एड ऑन इनकम के बारे में प्रमोट कर दो कि आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं। उसे इसकी इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, इसकी ज़रूरत समझाओ। क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसके लाभ हैं, ये समझाओ। उसके प्रोफेशन की बुराई मत करो, उसे ऐसा फील मत करवाओ कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। उसे बताओ कि सर आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ अगर आप ये कर लें तो ये आपके लिए और अधिक बेहतरीन काम हो जाएगा, अधिक लाभदायक हो जाएगा। आप कुछ ऐसे समझा सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये मैं आखिरी गलती बताने जा रहा हूँ आपको आज के सेशन की। आज के सेशन में जो मैंने गलतियों को आपको बताया था, क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, तो आज आखिरी मिस्टेक बता रहा हूँ कि क्या नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अक्सर जो हमारी एक्टिव डाउनलाइन होती है हम उसे बाईपास कर जाते हैं और उसकी डायरेक्ट डाउनलाइन को इंटरैक्ट करते हैं। इससे होता क्या है, इससे उसे भी बुरा फील होता है। अगर कोई डाउनलाइन वाकई डेड है और उसके डाउनलाइन एक्टिव है, उसको सपोर्ट करने के लिए तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, वो तो आपकी मजबूरी है, आपका धर्म भी है। मगर अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है और उसके डाउनलाइन को कोई मैसेज पास करना है, तो प्रयास करें कि उसकी जानकारी में होते हुए ये काम हो, ताकि अगर आपके डाउनलाइन की डाउनलाइन ये कहे कि आपका फ़ोन आया था, तो आपकी इमीडिएट डाउनलाइन कहे कि हाँ सर की मुझसे बात हो गई थी, सर बता रहे थे कि वो आपको खुद समझाएंगे, तो आपको समझाया होगा, अच्छी बात है। बहुत से लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स का अड्डा बना देते हैं चीज़ों को कि अच्छा तेरे से नहीं पूछा ना, मेरे को तो पता ही नहीं था, अच्छा बिना तेरी नॉलेज के, और ये बात यूं हो जाती है, विवाद बना देती है। तो ये विवाद ना बने, इस बात का भी आप टीम लीडर हैं, परिवार के मुखिया के तौर पे आपको ही ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी कहानी से आज के सेशन का अंत करता हूं, और उस कहानी को अगर आप अपने जीवन में धार लेंगे तो आप, छोटी सी है, 2 मिनट की है, मगर अगर धार लेंगे तो समझ जाएंगे सफल कैसे होना है। 2 राजा थे, एक था राजा एक थे रानी, नहीं 2 राजा ही थे। एक राजा अपने दूसरे राजा मित्र को एक तोहफा भेजता है, गिफ्ट भेजता है। अब वो दूसरा जो राजा होता है, जब उसे ये पता लगता है, मालूम पड़ता है कि उसके राजा मित्र ने उसके लिए कुछ तोहफा भेजा है उसके जन्म दिवस के अवसर पे, वो बड़ा खुश होता है। आहा, मेरे मित्र ने तोहफा भेजा है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। अब जब उस तोहफे को खोलता है तो क्या देखता है कि उसमें 2 बाज थे, बहुत अच्छी नस्ल के बाज थे।
शाहीबाज थे। अब वो तुरंत अपने जो ट्रेनर होता है, जो उसके पशु पक्षियों को ट्रेंड करता है, ट्रेनर को बुलाते हैं राजा साहब कि इन दोनों बाजों को शाही तरीके से तैयार किया जाए और उड़ान भरनी सिखाई जाए, शाही अंदाज सिखाया जाए। उड़ना नहीं जानते थे, अभी छोटे थे, तो उड़ान भरने का तरीका बताया जाए, इनका डर निकाला जाए, इनको शिकार करना सिखाया जाए। अब वो ट्रेनर लग जाता है दोनों बाजों को सिखाने में। एक बाज को तो सिखा पाता है, दूसरे बाज को अब तक वो उड़ना भी सिखा नहीं पाया। उसने अपनी सारी कला का प्रयोग कर लिया, साम दाम दंड भेद सब लगा लिया, मगर वो नहीं समझा, वो बाज नहीं माना, जिद्दी था, वो नहीं उड़ा। अब राजा ने अपने ट्रेनर को बुलवाया, संदेशा भिजवाया कि आएं और बताएं कि क्या तरक्की हुई उस काम में जो आपको दिया गया था। रिपोर्ट मांगी गई। उसने कहा महाराज की जय हो, महाराज एक बाज को तो मैं ट्रेंड कर चुका हूं, एक बाज को तो मैं उड़ान भरना सिखा चुका हूं, मगर दूसरा बाज अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा और प्रयास करो। उस ट्रेनर ने और प्रयास किया। कुछ दिनों बाद फिर वही रिपोर्ट आई। राजा ने कहा एक अंतिम प्रयास और करो। उसने फिर एक हफ्ता ट्रेनिंग दी, फिर कहानी वहीं की वहीं अटकी रही। अब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि ऐसे ऐसे उनका एक शाही बाज है जो उड़ान भरने से डर रहा है, और जो उसे उड़ान भरनी सिखाएगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। तो एक गरीब व्यक्ति आया जिसे पशु पक्षियों के साथ खेलने का शौक था, और खेल खेल में उन्हें कबूतर को, तोतों को उड़ाता भी था, ट्रेंड भी कर देता था। मगर क्योंकि गरीब आदमी था इसलिए उसके शौक, उसकी कला की कोई कदर नहीं थी। मगर जब राजा ने ऐलान किया तो वो राजा के दरबार में हाजिर हुआ, और जब राजा के दरबार में हाजिर हुआ तो राजा, उसने कहा महाराज की जय हो, मैं इस काम को कर सकता हूँ। बोले कितना समय लगेगा? बोले महाराज 10 मिनट। 10 मिनट? बोले हाँ महाराज 10 मिनट में मैं उसको उड़ा दूंगा। बोले वो जम के बैठा है। बोले महाराज 10 मिनट में उड़ा दूंगा, जाओ उड़ाओ। और 10 मिनट बाद वो आया, महाराज की जय हो, वो बाज उड़ गया, अब वो उड़ रहा है। तो महाराज ने कहा तुमने ऐसा कैसे करा? और जो उनका शाही ट्रेनर था उसने भी कहा कि ये कैसे हुआ? बोला कुछ नहीं, सिर्फ वो जिस डाली पे बैठा था मैंने उसे काट दिया। आज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते, इसलिए हम सक्सेस होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमारा कंफर्ट जोन हमें ख़त्म करके दे दिया जाए, यानी हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन निकाल ली जाए, तो हमें नई ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको कुछ बताया, कुछ गलतियां जो हम करते हैं, ये गलतियां हम ना करें और इन पर ध्यान दें। और जो हमारे मित्र सज्जन इन ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं कर पा रहे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवादी हूँ। मैं उनका धन्यवादी सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि अगर हर कोई अमीर बन गया तो बाकी कामों के लिए कौन बचेगा। तो इसलिए जो आगे बढ़ने की सोच को ख़त्म कर चुके हैं, उन्हें और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अमीर लोगों के लिए उन्हें करने पड़ते हैं। तो देखते हैं मर्सिडीज़ कौन लेता है और मर्सिडीज़ के टायर में हवा कौन भरता है। अब ये आपका निर्णय है कि आपको मर्सिडीज़ का मालिक बनना है या हवा भरने वाला बनना है। निर्णय आपका, सोच आपकी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों से विदा लूँगा, और कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।